इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं जहां पर डैन आते हुए कह रहा था, मैंने तुमसे क्या कहा था, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जिसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं म्योंग फैमिली के मेंशन को, जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। वहां एक लाइट के थंडर को देखते हैं जो कि चमक रहा था। तभी वहां से बीम टैप एक लाइटनिंग निकलती है जो कि डैन के पावर यूज करने से निकला होता है। फिर सीन कट होकर उसी समय को रिज केव के अंदर देखते हैं जहाँ पर ओल्ड बैगर कह रहा था, आप हमेशा मुझे सरप्राइज कर देते हैं। जब ग्रेट डिस्ट्रक्शन स्टूमुलेट हुआ तो मुझे लगा कि सब कुछ समाप्त हो गया, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इससे बाहर निकलना इतना आसान था। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, न केवल गॉर्जियो के लोगों के लिए लेकिन साथ ही नॉर्थ विंड गुन टैलेंट और डायरियोक विलेज के सर्वाइवर भी भागने में सक्षम रहे। वैसे भी ताजी हवा में फिर से सांसें लेने में सक्षम होना बहुत अच्छा होता है। तभी पीछे से वो ओल्ड पर्सन कहता है, क्या आप उस यंग लड़की की तलाश करने के लिए आए हैं जिसके नाम के साथ हान फैमिली का नाम जुड़ा हुआ है? डैन उसकी ओर देखते हुए कहता है, क्या आप उसे जानते हैं? उसकी उम्र उस समय शायद 6 या 7 साल की होगी। ओल्ड पर्सन कहता है, मैं यहाँ 20 सालों से बंद हूँ। जब मुझे यहाँ लाया गया था उस समय उन्होंने सभी उम्र के मैन और वुमेन दोनों को ही पकड़ लिया था। हालांकि सभी पावरलेस वुमेन और बच्चे जो खुदाई का काम करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे उन्हें स्लेव के रूप में बेच दिया गया, जिसके बाद उन्होंने उस पैसों का इस्तेमाल नॉर्थ रिज केव की खुदाई के लिए किया। उस समय के दौरान हान फैमिली के नाम की एक गॉर्जियो से लड़की को पकड़ लिया गया था। उसका नाम अगर मुझे यह ठीक से याद है तो यह हान सांग आह था। वह अपने उम्र के हिसाब से सुटेबल नहीं लगती थी, पर वह स्मार्ट और ठंडे दिमाग वाली थी। लेकिन चाहे वह कितना भी स्मार्ट क्यों न हो, अंत में वह सिर्फ एक बच्ची थी। जल्द ही उसे एक स्लेव के रूप में बेच दिया गया। स्लेव के लेन देन का रिकॉर्ड बुक म्योंग डोंग च्योन के पास हो सकता है। यदि आपको वह रिकॉर्ड बुक मिल जाती है तो आप हान सांग को ढूंढ सकते हैं। डैन कहता है, म्योंग डोंग च्योन, मुझे लगता है कि यह तुम्हारे लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण संबंध के रूप में समाप्त होगी। वापस प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ डैन अपनी एक टेक्निक का यूज करते हुए हेड के सारे मेन पॉइंट पर मारता है, जिसके कारण हेड काफी ही ज्यादा पेन में चिल्लाता है। उसकी आंखें पूरी तरह से व्हाइट होने के साथ उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रहा था। डैन कहता है, मैंने तुमसे कहा है ना, मैं तुम्हें मौत से भी बदतर पेन दूंगा। हेड उसे देख काफी ही ज्यादा घबराया होता है और जोर जोर से पेन से चिल्ला रहा था। डैन दोबारा कहता है, मुझे लगता है कि अब तुम्हारे लिए अपने सभी पापों का भुगतान करने का समय आ गया है। उसके रूम से काफी ही ज्यादा लाइटें निकल रही थी, पर थोड़ी ही देर बाद वहाँ पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। जिसके थोड़ी ही देर बाद कोई गेट खोलते हुए कहता है, फादर, मैं गू श्योंग हूँ। आपके ऑर्डर के हिसाब से हमने आयरन मार्शल एसोसिएशन में जाने की तैयारी पूरी कर ली है। मैं और जिया यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं किसी कारण से हम आयरन मार्शल एसोसिएशन से डायरियोक विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया, पर म्योंग फैमिली पूरी तरह से अच्छी कंडीशन में है। जाने से पहले हम आपको ग्रीट करने के लिए यहाँ आए हैं। हेड जवाब नहीं देता है तो गू श्योंग सस्पिशियस नजर से देखते हुए कहता है, फादर, पर वह तब भी जवाब नहीं देता तो वह काफी ही ज्यादा घबराते हुए कहता है, फादर फादर। पीछे से सिस्टर भी काफी ही ज्यादा घबरा जाती है। वह चिल्लाते हुए कहता है, जिया जल्दी फिजिशियन को इमीडिएटली बुलाओ। फादर, आप थोड़ा सा बस इंतजार कीजिए। डैन को देखते हैं जो अभी भी उस कमरे से निकल रहा था, लेकिन जब उसे उस कमरे से फादर फादर की आवाज सुनाई देता है तो वह पीछे पलट कर देखता है और अपने स्क्रॉल को टाइट करके वहाँ से तेजी के साथ निकल जाता है। जिसके कुछ समय बाद वह एक जगह पहुँचता है, पता नहीं इसका घर है या होटल। वहाँ पहुँचते ही कोई कहता है, क्या आपको वह मिला जो आप चाहते थे? जिसे सुन डैन चौंक जाता है। डैन कहता है, चांदनी रात में एक गिलास शराब, देखने से यह काफी ही ज्यादा डिलीशियस लग रहा है। ओल्ड बैगर स्माइल देते हुए कहता है, अभी इस पूरे वर्ल्ड में म्योंग डोंग च्योन को एक बैड पर्सन के रूप में जाना जाता है, पर एक ऐसा भी समय था जब उसे एक हीरो के रूप में सम्मानित किया गया था। आपको नहीं लगता कि उसके लाइफ के अंतिम दिन एक गिलास शराब पीना अच्छी रहेगी? डैन कहता है, मेरे पास सेंसिटिव पर्सनालिटी नहीं है, इसीलिए मेरे पास कोई भी कारण नहीं है उसके लिए शराब पीने की। मैं बस इसी से सेटिस्फाई हूँ कि मेरे मास्टर के डॉटर के बारे में मेरे पास एक क्लू है। ओल्ड बैगर कहता है, सच में तुम एक कोल्ड गाय हो। वेल, इसे छोड़ो, वह तुम्हारे नजरिए से सिर्फ एक बैड गाय है जिसने तुम्हारे फ्रेंड को किडनैप कर लिया था। ठीक है, मैं कुछ और पीने जा रहा हूँ। साथ ही मुझे वह शराब भी पीनी है जो तब मैं नहीं पी सकता था जब मैं नॉर्थ रिज केव में बंद था। डैन उसकी बातों पर बिना ध्यान दिए उसके साइड से निकल जाता है। उसे देख ओल्ड बैगर काफी ही ज्यादा हैरान हो जाता है। ओल्ड बैगर उसे जाता देख कहता है, मुझे लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो उस लड़की को ढूंढने में आपकी मदद कर सकता है। जिसे सुन डैन वही रुकते हुए उसकी ओर देखने के बाद कहता है, एक्चुअली क्या मैं तुमसे एक फेवर के लिए पूछ सकता हूँ? ओल्ड बैगर उसकी ओर देखता है। डैन उस स्क्रॉल को खोलने के बाद कहता है, क्या तुम जानते हो ब्लैक मर्चेंट क्या है? ओल्ड बैगर कहता है, क्या ब्लैक मर्चेंट? मुझे नहीं लगा था कि मैं आपके मुंह से यह शब्द कभी सुनूंगा। मैं इसे जानता हूँ, यह ब्लैक मर्चेंट का ग्रुप है, लेकिन यह हार्ड है उन्हें एक शब्दों में डिफाइन करना। उन्हें बेसिकली एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट के रूप में जाना जाता
जाता है, लेकिन यह सभी बस एक र्यूमर है। कोई भी सिंगल पर्सन नहीं है जो उनके लीडर के बारे में जानता हो, और न ही स्केल या किस प्रकार के मर्चेंट ग्रुप इस एसोसिएशन में शामिल हुए थे। जब मैटर उनके इंटरेस्ट के ऊपर आता है तो यह एसोसिएशन काफी ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है अपनी इंफॉर्मेशन को लेकर। ऐसा कहीं भी और कुछ भी नहीं है जिसके अंडर इस एसोसिएशन ने इंटरफेयर ना किया हो। यहाँ तक कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो कि वायलेट करता है मोरल लॉ को। पर एक बात तो पूरी तरह से पक्की है कि इनका रिलेशनशिप काफी ही ज्यादा क्लोज है 5 ड्रैगन लीग के साथ। डैन ओल्डबैगर की बातों को सुन कहता है, इन द एंड मैंने कुछ भी नहीं फाइंड किया सिवाय इनका रिलेशनशिप 5 ड्रैगन लीग के साथ। यह तो सेम है जैसे कुछ भी नहीं। ओल्डबैगर कहता है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, पर आप यह भी जानते हैं कि मैं कौन हूँ। मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है ब्लैक मर्चेंट को ढूंढना। डैन कहता है, ओह तो क्या कोई रास्ता है? ओल्डबैगर उसकी ओर एक सेकंड देखने के बाद कहता है, मैं बस आपको फ्री में इतना ही बता सकता हूँ। डैन कहता है, गियोबैंग के सिद्धांतों के अकॉर्डिंग सभी इंफॉर्मेशन रीजनेबल प्राइस के साथ ही आना चाहिए, सही कहा ना? उसी समय ओल्डबैगर किसी चीज को देख काफी ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि डैन उसके आगे एक मार्बल को निकालने के बाद कह रहा था, क्या यह तुम्हारे लिए रीजनेबल प्राइस है? मुझे लगता है कि यह तुम्हारे लिए इनफ होना चाहिए। पर ओल्डबैगर तो कुछ और ही सोच रहा था। यह शाइनिंग मार्बल, मैं इसके बारे में श्योर हूँ, यह अकेला ही 1000 सैंड गोल्ड के बराबर होगा। मेरे लिए यह फर्स्ट टाइम है जब मैंने शाइनिंग मार्बल को इतने परफेक्ट फॉर्म में देखा है। वह बस उस मार्बल को देख खामोश था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह खुद को टफ दिखाते हुए कहता है, वेल ऑफ कोर्स यह काफी होगा रीजनेबल प्राइस के लिए, लेकिन क्या आप सोचते हैं कि गियोबैंग के एल्डर इस शाइनिंग मार्बल को देखकर हिल जाएगा? इसके ट्रांसलेशन थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा है भाई लोग, तो एडजस्ट कर लेना। सुनो मेरी बात, मेरे पास कुछ ऐसा है जो आपको चाहिए। डैन उसकी ओर देखते हुए कहता है, तुम इसके बारे में इतना एम्बेरस क्यों फील कर रहे हो? ओल्डबैगर कहता है, क्या आपको पता है 10 साल पहले मैंने ह्यूलोप्योंग में ब्रॉन्ज ब्लैक ड्रैगन के ऊपर एक अनबिलीवेबल मार्शल आर्ट टेक्निक को परफॉर्म होते हुए देखा था, जिसके कारण मेरे लिए मार्शल आर्ट की कंसेप्ट पूरी तरह से हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो गई, और मुझे रियलाइज हुआ कि ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट में ट्रेन करना कितना नॉनसेंस है। उस ओल्ड मैन के लास्ट वर्ड ने मुझे सन्यांग को छोड़ने से रोक दिया। वह लास्ट वर्ड था, मेरे डिसेबल आ रहे हैं। यही कारण है कि मैंने ब्रॉन्ज ब्लैक ड्रैगन स्टैचू के सामने इंतजार कर रहा था, बिना जाने कैसे। मैं बस यही सोच रहा था कि उसका डिसेबल कब आएगा। 1 साल बीता, 2 साल बीता, साथ ही 10 पतझड़ भी चले गए और 10 सर्दियां भी बीत गई। लेकिन उस एक दिन मैंने एक आवाज को सुनी जो कह रहा था, सभी लोग रुकना मत, बस थोड़ा सा और हम सन्यांग पहुंच जाएंगे। ह्यूंगनिम, मैं ब्रॉन्ज ब्लैक ड्रैगन स्टैचू को देख सकता हूँ। मैंने बस उसे एक बार में ही पहचान लिया। जिस मोमेंट मैंने उसे देखा, वह पर्सन जिसका मैंने पिछले 10 वर्षों से इंतजार किया था, उस ओल्ड मैन का डिसेंडेंट जिसकी आंखें वही थी जैसे उसकी आंखें थी। डैन कहता है, 10 साल पहले, ऐसा लगता है कि आप मेरे मास्टर को पहले से ही जानते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप हेवनली आर्टिलरी जनरल के पावर का रहस्य जानना चाहते हैं? ओल्डबैगर शराब पीते हुए कहता है, अब जब मैंने यह कह दिया है तो मैं इससे इनकार नहीं कर सकता कि मैं सबसे ज्यादा क्या चाहता हूं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको कीमत चुकानी होगी। यदि आप मेरे जैसा सोचते हैं तो हम एक दूसरे की मदद क्यों नहीं करते? क्या चीजों को वैसे ही छोड़ देना अफसोस की बात नहीं है जैसे वे हैं? मैं हमारी सेम सिचुएशन के बारे में बात कर रहा हूँ। डैन उसे सुन एक स्माइल देता है, जिसके बाद वह ग्रीट करते हुए कहता है, मैं गियोबैंग के एल्डर हांग म्यू ग्यू के साथ एक इक्वल डील करना चाहता हूँ। हेवनली आर्टिलरी जनरल का पावर एक पर्सन से दूसरे पर्सन को दिया जाता है, इसलिए मैं इसके बारे में सब कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं आपको वह सब कुछ बताने का वादा करता हूँ जो मैं जानता हूँ। ओल्डबैगर डैन को ऐसा करता देख एक इविल हंसी देते हुए कहता है, मैं गियोबैंग का एल्डर हांग म्यू ग्यू। फिर वह भी ग्रीट करते हुए कहता है, जिसे आप ढूंढना चाहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने लोगों को ढूंढना चाहते हैं, मैं गियोबैंग के सभी कैपेबिलिटियों के साथ अपना पूर्ण समर्थन प्रदान करने का वादा करता हूँ। डैन उसकी बातों को सुन स्माइल देता है। होल्डर भी उसकी ओर देख एक स्माइल देता है, जिसके बाद वह दोनों कहते हैं, यह एक डील रहा। जिसके 1 दिन बाद उन दोनों जाते हुए पीछे से ओल्डबैगर कहता है, कम ऑन चलो साथ चलते हैं। आप गुड बाय कहे बिना जाने की इतनी जल्दी में क्यों हैं? क्या आपको कम से कम मुझे इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए? डैन कहता है, यह मेरे मास्टर की रिक्वेस्ट थी कि मुझे उनकी डॉटर की तलाश के लिए ताइवान जाना चाहिए। ओल्डबैगर कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितनी तेजी से चलते हैं, वहाँ तक पहुँचने में कम से कम 1 महीना लगेगा, जल्दबाजी
जल्दबाजी करना बेकार है। जिसके बाद वह एक बुक को डैन को देते हुए कहता है, आप इसे देख सकते हैं, इसमें कांग हो के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपके काम के लिए जरूरी है। कांग हो इन्फॉर्मेशन बुक में उन सभी फेमस लोगों के नाम एवं कैरेक्टरिस्टिक के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। डैन उस बुक की ओर देखता है, फिर वह उसे देखते हुए आगे जाने लगता है। गोल्डबर्गर कहता है, मनी पावर और मिलिट्री पावर यह सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब इन्फॉर्मेशन की पावर की बात आती है तो उनके आगे ये तीनों पावर भी फीके पड़ जाते हैं। डैन उस बुक को देखते हुए कहता है, इन्फॉर्मेशन, रेनी स्वॉर्ड सेंट और फीस्ट सेंट, मुझे याद है मैंने इसके बारे में सुना था। इन्हें 3 सेंट कहा जाता है जो कि सेमी इमोर्टल हैं। फीस्ट सेंट हुआंगबू गुनेक, जिसे नॉर्थ युआन से खदेड़ दिया गया था। आयरन मार्शल एसोसिएशन ग्रेटेस्ट पावर क्रिएट किया मिंग डायनेस्टी के दौरान, और आयरन मार्शल एसोसिएशन को बनाने वाले 3 ऑर्गेनाइजेशन थे, जिनमें पहला ड्रैगन लीग, दूसरा लायन लीग और तीसरा 9 सेंट्रल था, जिनमें से हुआनबू गुनेक फीस्ट सेंट 5 ड्रैगन लीग का लीडर बना। उन तीनों में से अन्य दूसरा सेंट रेनी स्वॉर्ड सेंट था। यह ओल्ड सेंट्रल साथ ही 5 ड्रैगन लीग आयरन मार्शल एसोसिएशन के सेंटर को लीड करता है। इस रेनी स्वॉर्ड सेंट का नाम उन युपजा होता है। गोल्डबर्गर कहता है कि हम जानते हैं कि यह दोनों बेस्ट है, लेकिन मैं उसके बारे में श्योर नहीं हूँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन तीनों सेंटों के समान हैं। वे कुछ लोग जिनमें 3 टैलेंट और 4 हॉनर आते हैं, उन्हें भी तीनों सेंटों के लेवल पर ही देखा जाता है। इतना ही नहीं, 3 मैग्निफिसेंट और 3 ब्लॉसम, जिन्हें कांग हो के मास्टर के नाम से जाना जाता है, उन तीनों मैग्निफिसेंट में से पहला आयरन स्वॉर्ड मार्च, दूसरा शैडो स्वॉर्ड और तीसरा नॉर्थ विंड गुन टैलेंट है। डैन कहता है, तो वह पर्सन नॉर्थ गुन टैलेंट था। गोल्डबर्गर कहता है, बिल्कुल ठीक, आपने सही कहा। हम जिस पर्सन से सनयांग में मिले थे वही पर्सन नॉर्थ विंड गुन टैलेंट था। उसका नाम चियोल मुरिन है। अनमैच स्वॉर्ड टैलेंट चियोल मू सियोंग, उसे 3 सेंटों में सबसे बेस्ट माना जाता है। वह लायन लीग को लीड करता है, जो कि आयरन मार्शल एसोसिएशन के पिलरों में से एक है। डारियोक विलेज भी लायन लीग का ही एक फैक्शन था। नॉर्थ विंड गुन टैलेंट चियोल मुरिन उसी अनमैच स्वॉर्ड टैलेंट चियोल मू सियोंग का सन है। वह उन सक्सेसरों में से एक है जो फ्यूचर में जाके कांग हो को लीड करने वाले हैं। मुझे लगता है 3 मैग्निफिसेंट और 3 ब्लॉसम आप उनकी उम्र के ही हैं, इसलिए अगर आपके पास मौका होता है तो उनके साथ घुलना मिलना बुरा नहीं होगा। डैन कहता है, वेल अच्छा, अगर कोई मौका है 3 मैग्निफिसेंट और 3 ब्लॉसम के साथ मिलने का। उन दोनों को ऐसी ही बात करते हुए चलते चलते रात हो जाती है। गोल्डबर्गर शराब की एक घूंट मारने के बाद कहता है, हाँ कमाल की है ये शराब। डैन बिना कुछ कहे अभी भी उस बुक को देख रहा था। फिर वह कहता है, यहाँ मास्टर के बारे में कुछ बातें लिखी गई है। इसे पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि 3 ब्लॉसम के स्किल इनफ नहीं है। 3 सेंट, क्या कोई 3 सेंटों की तुलना में उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? गोल्डबर्गर उसकी ओर देखते हुए कहता है, हाँ मुझे लगता है कि केवल एक व्यक्ति है। डैन कहता है, क्या केवल एक? कोई मास्टर है जिसके बारे में मैं नहीं जानता? गोल्डबर्गर कहता है, दूसरे लोगों के अनुसार नॉर्थ युआन उसे लॉर्ड ऑफ हेवन के नाम से बुलाता है। उसकी एबिलिटी इस हद तक एक्सट्रीमली वंडरफुल है कि भले ही 3 सेंट, 3 टैलेंट और 3 हॉनर एक साथ मिलकर उसके अगेंस्ट फाइट करे तो वो भी नहीं जीत पाएगा। डैन कहता है, क्या? गोल्डबर्गर दोबारा कहता है, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो उसकी आइडेंटिटी जानता हो। ज्यादातर लोग इसे बस नॉनसेंस रूमर कह के ही टाल देते हैं। आप नहीं जानते हैं, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि कोई आपसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। डैन उसी समय सोच रहा था, युआन से लॉर्ड ऑफ हेवन, क्या ऐसा हो सकता है कि यह वही पर्सन है जिसने हमसे नूना को छीना था? डैन फिर कहता है, मैं इसके बारे में जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि वह पर्सन कौन हो सकता है। गोल्डबर्गर चापलूसी करते हुए कहता है, आपकी हेवनली आर्टिलरी जनरल के फोर्स के बारे में। डैन वियर्ड सा चेहरा बनाते हुए कहता है, हाँ उसके साथ क्या हुआ? गोल्डबर्गर खुश होते हुए कहता है, मैं इसके बारे में इस हद तक क्यूरियस हूँ कि मैं पागल हो रहा हूँ। हेवनली आर्टिलरी जनरल फोर्स आखिरकार है क्या? डैन अपने हाथ को आगे करते हुए कहता है, अगर तुम मुझसे पूछते हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ, यह ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं आसानी से डिफाइन कर सकूं। इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, मुझे बस गैप को तलाश करना, अटैक, ब्लॉक और अवॉइड करना ही सिखाया गया है, और ना ही इसमें कुछ स्पेशल खाने की जरूरत पड़ती है। गोल्डबर्गर थोड़ा सोचते हुए कहता है, तो आप कह रहे हैं हेवनली आर्टिलरी जनरल का फोर्स बिल्कुल एक स्ट्रीट फाइट की जैसा है, लेकिन वह इसे एक्सप्लेन नहीं करता है ना? डैन कहता है, वेल अगर मैं अपने शब्दों में हेवनली आर्टिलरी जनरल की फोर्स को एक्सप्लेन करूँ तो आपको मानव शरीर की संरचना के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। साथ ही आपको थंडर क्यूआई और घोस्ट आई के बारे में भी सीखने की जरूरत पड़ेगी। एक बार जब आप घोस्ट आई को प्राप्त कर लेते हैं तो आपके ओपोनेंट के वेंस और क्यूआई को देखने में सक्षम होंगे, जिसके कारण उसके वेंस को स्टिमुलेट करने से आपके ओपोनेंट की सारी हड्डियां और मसल्स डिस्ट्रॉय हो सकती है, और साथ ही उसकी ब्लड ड्रेन हो जाएगी। फिर एनिमेट की कोई भी एक्सपेक्शन नहीं होगी। अगर आप वेंस जैसी कॉम्प्लिकेट चीज को स्टिमुलेट करते हैं
तो वह अपनी पावर को एक स्टोन पर दिखाता है, जिसके कारण उसके बीच में होल हो जाता है। ओल्ड बैगर जिसे देख काफी ही ज्यादा हैरान हो जाता है। डैन अभी भी अपने हाथों को उस दिशा में कर वहीं पर खड़ा था। फिर वह अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कहता है, हेवनली आर्टिलरी जनरल का फोर्स हेवनली स्ट्राइक। हम देख पाते हैं जिस जगह पर वहाँ होल हुआ था वहीं से वह स्टोन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और वहाँ बस एक थंडर की गोला टाइप बना रह जाता है।